नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम एक ऐसे फैसले पर बात करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के उस सुप्रीम फैसले पर जिसने भारतीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला वो है कि जो चुनावी चंदा होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड उसका नाम है, उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यानी अब राजनीतिक पार्टियां जो पैसा इकट्ठा करती हैं उसके बारे में हर किसी को जानने का हक होगा कि पैसा किसने और किस पार्टी को कितना दिया। अभी तक इस मामले में इस बात की लोगों को जानकारी नहीं मिलती थी कि बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल पार्टी या दीगर जो पार्टियां उनको कौन लोग कितना पैसा दे रहे हैं। इस पर एक तरह से गोपनीयता थी। सुप्रीम कोर्ट के इस सुप्रीम फैसले ने इस बात पर सबको जानने का हक दिया है कि किस पार्टी को कौन कितना पैसा दे रहा है, ताकि ये पता चल सके सरकार में आने के बाद पार्टियां या सरकारें कितना ओबलाइज कर रही हैं उन उद्योगपतियों को, उन कॉरपोरेट सेक्टर को जो उनको चंदा दे रहे हैं। इस जानने के साथ ही इस बात की भी एक तरह से ताकीद कर दी जाएगी कि करप्शन के मामले में अगर कोई पार्टी फंसती है तो ये पता चलेगा कि अडानी, अंबानी, टाटा या दूसरे दीगर समूह को किस पार्टी ने कितना ओबलाइज किया, कितना उस पर कृपा की, उसके हिसाब से कितनी नीतियां सरकार ने बनाई। इस पर बड़ा फैसला है। चर्चा भी हम इस पर विस्तार से करना चाहेंगे, समय की कमी होगी, लेकिन जितने भी हमारे जो जानकार हैं वो गागर में सागर भर है, ऐसा मेरा आग्रह रहेगा। अभी हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, बता दें कि दिल्ली से इस समय समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर स्काइप पर जुड़ गए हमारे साथ। स्टूडियो की बात करें तो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी हमारे साथ जुड़ गए स्टूडियो में, और LLM के युवा छात्र प्रिंस गुप्ता भी हमारे साथ हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने LLB किया है। तो कानून के जानकार युवा लोगों की क्या राय है इस मुद्दे पर, ये भी हमें जानने की कोशिश करेंगे हम गुप्ता जी से, योगीराज जी से पत्रकारिता के मुद्दे पर, और स्काइप पर जुड़े हैं रघु ठाकुर, उनसे जानेंगे कि समाजवादी चिंतक क्या सोचते हैं इस पर। चर्चा शुरू करें उसके पहले दो महत्वपूर्ण बाइट हैं, वो आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले सुन लेते हैं जी। एक बहुत ही प्रामाणिक उद्देश्य के लिए लाया गया था। दिस डिसीजन वॉज अंडरटेकन फॉर ए वेरी लॉडेबल ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फंडिंग। चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो, उसके लिए भी लाया गया था। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और हमारे जितने चंदा देने वाले लोग हैं, उनकी अपेक्षा थी कि अगर उचित होगा कि हमारे लिए भी गोपनीयता रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और भारतीय जनता पार्टी की ब्लैक मनी कन्वर्शन स्कीम यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ये मांग करती आ रही है, देश के अनेकों नागरिक और संगठन ये मांग करते आ रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा है। वोट के बदले में, नोट के बदले में वोट का एक गोरख धंधा है और उसे सिरे से खारिज कर दिया गया है। हम इस सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हैं। तो हमने सुना बीजेपी, कांग्रेस ने इस पर क्या कहा, स्वागत भी हो रहा है और साथ में उसे समझाइश के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन चर्चा की शुरुआत के पहले मेरा निजी मानना है कि हमें कम से कम देश में दो चीज़ों को छोड़कर चलना चाहिए, आलोचना और प्रशंसा दोनों से। दरअसल एक तो देश की फौज, आर्मी की हम बात करें, उसके किसी काम की आप प्रशंसा भले ही करें लेकिन आलोचना से परे, क्योंकि देश की सुरक्षा का जिम्मा उस पर है। और दूसरा मेरा मानना है एक पत्रकार के नाते कि कोर्ट के फैसले, चाहे वो लोअर कोर्ट का मामला हो, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, ना तो प्रशंसा की ज़रूरत है और ना आलोचना की, क्योंकि अगर फौज और अदालत को हम इस दायरे में लेंगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं। तीसरा, मैं मानता था कि पत्रकारिता को भी इससे बचाने की ज़रूरत है, लेकिन पत्रकारिता तो अब इसमें गड्ढमड हो गई है और हम कह सकते हैं कि अब वो बीजेपी की पत्रकारिता और कांग्रेस की पत्रकारिता इस फ्रेम से लोग देखने लगे हैं, इस चश्मे से देखने लगे हैं। तो पत्रकारिता को भी छोड़ दे, वो भी उसी दलदल में धंस रही है। लेकिन फौज और अदालत, इनकी प्रशंसा और आलोचना करने से बचना चाहिए। आज का फैसला अच्छा आया, इतना पर्याप्त है।
हो सकता है कल ये फैसला किसी को बुरा लगे तो वो उसकी आलोचना करेगा, इसलिए मैंने ये अपनी मन की बात आपसे की है। बाकी स्वतंत्र है आलोचना और प्रशंसा करने के लिए। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ गए हैं। दिल्ली से रघु ठाकुर, मध्य प्रदेश हमारे स्टूडियो से हमारे साथी प्रिंस गुप्ता और योगीराज योगेश जी। चर्चा की शुरुआत के लिए मैं रघु ठाकुर जी की तरफ जाऊंगा। थोड़ा सा वक्त उनको ज़्यादा हम देना चाहेंगे क्योंकि समाजवादी चिंतक, गांधीवादी चिंतक क्या सोचते हैं इस बारे में, इस पर उनकी राय जानेंगे। और उसके बाद हमारे दोनों साथी। रघु ठाकुर जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ आपकी आवाज जी हाँ, आप इस पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला आया है, आलोचना प्रशंसा अपनी जगह है, लेकिन इसके क्या भारतीय राजनीति पर परिणाम होंगे, क्या असर होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी राय? इलेक्ट्रल बॉन्ड को समाप्त करने की मांग को लेके हम लोग लगातार पिछले कई वर्षों से मांग कर रहे थे जी। और इस फैसले ने जो तर्क हम लोग दे रहे थे उन तर्कों को एक प्रकार से सही सिद्ध किया है। इस फैसले का एक तो अच्छा असर ये होगा कि भारत में जो काले धन का प्रयोग हो रहा था उसके जो दुष्परिणाम होते थे राजनीति के ऊपर वो कुछ कम होंगे जी। वो सारे समाप्त हो जाएंगे, ऐसा तो मैं नहीं कहता हूं, पर उनके ऊपर एक असर पड़ेगा वो पाएंगे। दूसरा, जो आरटीआई कानून है उस कानून के जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो अब आरटीआई को भी फिर से एक बार ताकत मिली है और जो पिछले दिनों उसको कमजोर करने के परिणाम हुए निकले थे, एक रास्ते निकले थे, कुछ रुकेंगे। तीसरा, जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म है कि पूंजीवाद और राजनीतिक सत्ता के बीच दोस्ती और यारी होती है जी। उस यारी के चलते जो फिर नीतियों को प्रभावित किया जाता है या नीतियों को खरीद लिया जाता है, उसके ऊपर भी कुछ असर पड़ेगा, उस पर भी कुछ से रोक लगेगी। चौथी बात है कि जो बात है सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि ये जो सूची जारी की जाए, इससे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जिन लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड पिछले दिनों लिए हैं उन सबको पता है कि ये सब बॉन्ड उस समय के नियम के अनुसार गोपनीय रखे गए हैं, इनका कोई नाम पता नहीं है और केवाईसी उनका अगर है तो फिर तो गोपनीयता रहेगी नहीं। तो ये कुछ अंतर्बोधी बात है जो अभी स्पष्ट नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कोई पुराने जो बॉन्ड का पैसा लिया गया है उसके ऊपर कोई बहुत प्रभाव पड़ने वाला है या उससे कोई अंतर पड़ने वाला है। पर एक बात जरूर है कि भारतीय राजनीतिक वातावरण में एक प्रकार का उत्साह और एक नैतिक दबाव बनेगा कि लोग इस काले धन के खिलाफ सोचना शुरू करेंगे और इस दृष्टिकोण से इस फैसले को बहुत अच्छा फैसला मानता हूं। एक और भी फर्क इसका पड़ेगा कि अगर इस प्रकार का पैसा राजनीतिक दलों के पास जाना बंद होगा तो दलों की जो विलासिता है, विलासिता के खर्चे हैं जी। वो खर्चे भी कम होंगे और चुनाव के ऊपर जो पैसा लगता है वो पैसा भी कुछ कम खर्च होगा। तो इससे जो वैचारिक दल हैं, वैचारिक पार्टियां हैं, उनके लिए एक समान स्तर पर आने का एक साधन थोड़ा सा मिलेगा। समान स्तर पर नहीं आ सकते एकदम, परंतु कुछ फर्क पड़ेगा। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं और मेरी ये समझ है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड बंद होने के बाद भी उद्योग जगत के बीच में और राजनीतिक लोगों के बीच जो संबंध हैं वो पैसे के देने लेने के वो काफी और भी रास्ते हैं जिनके माध्यम से पहले भी होता रहा और भी होता रहेगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड होने के पहले भी था, इलेक्ट्रल होने के बाद भी होता रहेगा। हमारे एक वरिष्ठ नेता भाजपा के हमारे पुराने साथी हैं रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने जो कहा कि पारदर्शिता के लिए कानून लाया गया था, ये बात मुझे समझ नहीं आई। मेरी समझ तो ये है कि इस कानून से पारदर्शिता समाप्त कर दी गई थी। जब आपने ये कानून बनाया कि कोई पता नहीं लिया जाएगा कि कहाँ है, कौन आदमी खरीद रहा है, तो फिर पारदर्शिता कहाँ रही? तो पारदर्शिता तो उसमें रही नहीं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि इससे कानून से पारदर्शिता खत्म होती है, इसमें पारदर्शिता नहीं। तो इसलिए इस कानून के कई प्रकार के प्रभाव हैं और लोगों में भी एक अच्छा वातावरण आएगा, बनेगा। हमें तो लगता है कि सभी दलों के लिए इसका स्वागत भी करना चाहिए, इसके ऊपर अमल भी करना चाहिए और एक प्रयास करना चाहिए कि भारतीय राजनीति एक काले धन से मुक्त होकर के, पैसे से मुक्त होकर के विचार की ओर मुड़े, ऐसा प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। एक बात और है रघु जी, मैं आपसे अगले दौर की बातचीत में पूछूंगा, चाहे तो हमारे साथी भी उत्तर दे सकते हैं। अंबेडकर जी ने कानून बनाते समय कहा था कि
अगर कानून कमज़ोर है, संविधान कमज़ोर है और उसको चलाने वाले अच्छे हैं, नैतिक रूप से मजबूत है, तो कमज़ोर कानून और कमज़ोर संविधान भी अच्छा शासन दे सकता है। और अगर उसको मानने वाले, उसको चलाने वाले धूर्त हैं, घटिया हैं, अगर वो निकम्मे हैं, तो फिर कानून कितना भी अच्छा हो, फिर उसका पालन करना, उसके प्रजा पर अच्छे परिणाम होना मुश्किल होता है। तो ये जो बात भाजपा के प्रवक्ता ने, उनके लीडर ने कही है कि ये पारदर्शिता के लिए ये बनाया गया था, तो कोर्ट के फैसले से तो ये साबित हो गया कि ये पारदर्शिता के फ्रेम से बाहर था, इसलिए कोर्ट ने इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। लेकिन सवाल ये भी है कि अभी तक तो सारे दलों ने इसके माध्यम से पैसा लिया है। जो दल इसका विरोध कर रहे थे, बेहतर होता कि वो कहते कि भले ही ये कानून बन गया, लेकिन हम इसके जरिए पैसा नहीं लेंगे, जैसा लोग ईवीएम पर आरोप लगाते हैं। वो कह सकते हैं चुनाव के पहले कि अगर ईवीएम से इलेक्शन होंगे तो हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो ये कई बार ऐसा लगता है रघु जी कि लोग दो तरह की बातें करते हैं, मीठा मीठा गप कर लेते हैं, कड़वा कड़वा थू करते हैं। आप जैसे लोग कम है जो मीठे को मीठा कहें और कड़वे को कड़वा कहें। ये अगर हो जाए तो मुझे लगता है कि राजनीति में बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। अभी मैं लौट रहा हूँ स्टूडियो की तरफ, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ युवा विद्यार्थी हैं, LLB कर चुके हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, मध्य प्रदेश के बड़े संस्थान से वो LLM कर रहे हैं। प्रिंस गुप्ता है। प्रिंस गुप्ता जी, इस फैसले को आप किस ढंग से देखते हैं? क्योंकि मेरा मानना है, आम जनता भी मानती है कि दुनिया में या भारतीय राजनीति में सब अच्छे नहीं हैं और सब खराब भी नहीं है, तो जनता कम खराब को चुनती है। तो जहाँ तक ये बॉन्ड की बात थी, इलेक्टोरल बॉन्ड की, इसमें पैसे तो सभी ले रहे थे। आप देखिए कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा पैसा मिला है, 6,566 करोड़ से ज़्यादा पैसा मिला है। लेकिन दूसरे नंबर पर कांग्रेस है और तीसरे नंबर पर एक राज्य में जिसकी हुकूमत है, तृणमूल कांग्रेस, उसको पैसा मिला है। तो कहीं ना कहीं सारे लोग इस हमाम में नंगे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन सुधार की गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती है। प्रिंस जी, आपकी राय कि इस पूरे मामले को किस ढंग से देख रहे हैं? हम आपकी राय को ऐसा मानकर चलेंगे कि देश का युवा इसी के आसपास सोचता होगा जो आप बोल रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है राघवेंद्र जी, जैसा आपने बोला कि जो अभी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है रिसेंटली, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें 5 जजेस बैठे थे और सबने यूनानिमसली ये फैसला दिया जी कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम सरकार ने लाई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नल एंड वॉइड है, तो इसको पारित नहीं किया जा सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये समझने वाली है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 19(1)(a) है, जो हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, और जो RTI एक्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले जी, क्या जो हमारी इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है, क्या ये इसको वायलेट करती है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ये क्लियर कहा कि जो प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट है, जो एक लीगल टेस्ट होता है जिसमें प्रोपोर्शनैलिटी बैलेंस की जाती है, क्या उस टेस्ट के आधार पे क्या इस फैसले को कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम जो सरकार ने इसका उद्देश्य बताया है कि ये काले पैसे को, ये ब्लैक मनी को कर्ब करेगी, इसमें क्या ये कर पा रही है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सिरे से खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला है कि ये जो स्कीम लाई गई है इलेक्टोरल बॉन्ड की, ये नल एंड वॉइड है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन से इन्फ्रिंज करती है, फंडामेंटल राइट से इन्फ्रिंज करती है। और जहाँ तक बात है कॉरपोरेट फंडिंग और पॉलिटिक्स की, तो जैसा कि हम जानते हैं जिस तरीके से कॉरपोरेट और मनी मसल जिसका उपयोग हो रहा है पॉलिटिक्स में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आज की डेट में। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से राजनीति का स्तर गिरते जा रहा है, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पे भी मतलब काफ़ी दबाव था अभी पिछले कुछ टाइम से, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा था कि सरकार के पक्ष में फैसला जा रहा है। बट इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट एकदम न्यूट्रल है। आज भी वो इंस्टीट्यूशन है जिसकी ऑटोनॉमी बनी हुई है, जो अभी भी सरकार के खिलाफ फैसला लेता है। जहाँ सरकार गलत होती है, सरकार जहाँ सही होती है वो सही फैसला लेता है, सरकार का साथ भी देता है। तो इस बात से ये बात एकदम क्लियर होती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सर्वमान्य होना चाहिए। और इससे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात और जो खुल के आ रही है, जिस पे और डिस्कशन होना चाहिए, मुझे लगता है जो अभी डिस्कशन कम हो रहा है, जो स्टेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स है, इस पे भी मुझे लगता है आगे चल के बात खुलेगी। तो मुझे लगता है ये काफ़ी सराहनीय फैसला है और बहुत अच्छा फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। बिल्कुल। तो चलिए, फैसला तो सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि कई बार फैसले ऐसे भी आते हैं जो किसी को असुविधा पैदा करते हैं, उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, तो उसकी फिर लोग आलोचना भी करते हैं। तो सीधी सी बात है कि आँख का काम है देखना। अगर आँख देखती है तो फिर कोई शरीर पर एहसान नहीं करती है। कोर्ट का काम है सही फैसले करना। अगर वो किसी के पक्ष में जाते हैं तो खराब लगते हैं। मेरा मानना है कि आँख अगर खराब अच्छा देखती है तो ना उसकी आलोचना की ज़रूरत है ना प्रशंसा की।
मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो सही बात को बताए, तो मीडिया की प्रशंसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका धर्म है वो सही बात को बताए। तो जाहिर है कि अच्छा एक परंपरा सी हो गई है फैसलों की आलोचना करना, प्रशंसा करना। इससे अदालत की जो गरिमा वो थोड़ी सी घटती और बढ़ती है। हमें ना घटाना ना बढ़ाना, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। योगीराज जी, मामला सिर्फ कॉर्पोरेट कल्चर सेक्टर से पैसे का नहीं है, अब तो एनजीओ के थ्रू भी विदेशों से पैसा आता है, और एनजीओ के पैसा जो आता है वो इलेक्शन में काम आता है। कई इस बात के प्रमाण मिले हैं। आपकी राय? फैसला बहुत अच्छा है और इस पर सरकार को विचार करके इस पूरे मामले को संविधान के फ्रेम में लाने की जरूरत है। हो सकता है कि ये आउट ऑफ फ्रेम गया हो, कोशिशें अच्छी है, अगर गड़बड़ की तो कोर्ट है, जनता है। आपकी राय इस पर, आपकी क्या सोच है, क्या प्रभाव डालेगी भारतीय राजनीति पर? देखिए राघवेंद्र जी, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये ज़रूर कहा है कि ये सरकार का कार्य प्रशंसनीय ज़रूर है। उन्होंने इस पूरे फैसले में ये भी कहा है, लेकिन ये जो कानूनों की बात हो रही है कि इसको सूचना के अधिकार के दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा, ये लाया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अहम टिप्पणी इस पूरे फैसलों को लेकर है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि आज कांग्रेस के लीडर यदि ये कहते हैं कि साहब हम इसका स्वागत करते हैं, हम तो पहले से ही विरोध कर रहे हैं, तो आपने जिक्र किया है कि सबसे भाजपा के बाद यदि चंदा किसी को मिला है तो कांग्रेस को मिला है, थर्ड नंबर पर तृणमूल कांग्रेस को मिला है। कहने का अर्थ, मैं इसी में जोड़ दूं, इसके बाद चौथे नंबर पर आते बीजेडी। मैं फिगर बता दूं कि बीजेपी को मिला है 6566, बहुत बड़ा फिगर है। कांग्रेस नंबर 2 पर है लेकिन बहुत पीछे है। कांग्रेस को मिला है इसमें 1223 करोड़, तृणमूल कांग्रेस को मिला है 1092 करोड़, लगभग कुछ करोड़ पीछे है। बीजेडी जो उड़ीसा में नवीन पटनायक की पार्टी है उसको मिला है 774 करोड़। टीआरएस को मिला है 383 करोड़। वाईएसआर की जो पार्टी है दक्षिण भारत में, उनको 382 करोड़ का चंदा मिला है। पीडीपी जो जम्मू कश्मीर में है उसको मिला है 146 करोड़, और एसएचएस को मिला है 101 करोड़, और आम आदमी पार्टी को मिला है 94 करोड़। ये एक मोटा मोटा फिगर है जो महत्वपूर्ण पार्टियां उनको लेकर। जी योगीराज जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आपको चंदा मिल रहा था तो आप सबको ही मजा आ रहा था। ये तो यदि विरोध, आप जिस दिन ये स्कीम लॉन्च हुई थी उस समय यदि सारे राजनीतिक दल इसका विरोध करते तो समझ में आता। किया भी होगा इसका, ऐसा नहीं है। अब ये भी मान लिया जाए किया भी, बिल्कुल किया ही जाना चाहिए क्योंकि फैसला ही गलत था। लेकिन मेरा ये मानना है अभी भी कि जब तक मनुष्य जिंदा है तब तक देने और लेने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, उसके स्वरूप बदल सकते हैं। ये भी जो सरकार ये लेके आई थी वो इसलिए लाई थी ना कि हम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे इस मामले में, और इसलिए सरकार ने कोशिश ये की थी कि इसकी गोपनीयता रखी जाएगी, चंदा देने वाले का नाम उजागर नहीं किया जाएगा। लेकिन अब वो भी ऑब्जेक्शनेबल है। तो चूंकि एक सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि या तो यदि आप ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखना चाहते हैं तो कुछ सिस्टम ऐसा होगा वास्तव में जो ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये कोई ट्रांसपेरेंसी का तरीका था। यदि इसको सूचना के अधिकार के दायरे में ले आते तो क्या ये फैसला सही था क्या? फिर इसमें मुख्य जो बात जो आ रही है वो यही तो आ रही है कि साहब जो चंदा दे रहा है उसकी जानकारी सार्वजनिक होना चाहिए। जैसे मतदाता के बारे में, जैसे जो कैंडिडेट है उसकी हिस्ट्री जानने के बारे में मतदाताओं को अधिकार है। वो जानना चाहता है कि हमारा जो मतदाता है, हमारा जो कैंडिडेट है उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री कैसी है, उसका स्टेटस क्या है, ये सब जानने का अधिकार यदि मतदाता को है तो ये भी जानने का अधिकार है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें इस बारे में अभी क्लियर होना बाकी है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया है तो सभी की तरह मैं भी इसका स्वागत करूंगा जी। लेकिन इस मामले में ये बहुत संवेदनशील मामला है। ये जब तक राजनीतिक दल खुद इसमें होकर अपनी पहल नहीं करेंगे तब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई सुधार हो, उसका स्वरूप फिर बदलेगा। देखिए, राजनीतिक दल सुधार करेंगे इसकी गुंजाइश कम है, क्योंकि राजनीतिक दल बातें तो बहुत अच्छी करते हैं। मेरा मानना है कि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी करते हैं। तो राजनीतिक दल अच्छे हैं ऐसा सब लोग नहीं मानते, वो बुरे हैं लेकिन बातें बहुत अच्छी करते हैं। रघु जी से पूछूंगा, रघु जी, दरअसल चंदा चौथ वसूली का रूप ना ले इसका भी डर है, और दूसरी बात यह कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग चंदा देते हैं अगर उनके नाम उजागर हो जाएंगे, ये भी एक इसमें पॉइंट बनता है कि फिर दूसरा दल जब सरकार में आएगा तो उनसे बदला लेगा। तो गोपनीयता के कारण भी बहुत सारे थे और गोपनीयता खत्म करने के कारण भी बहुत सारे हैं। तो सीधी सी बात इसमें है कि चंदा चौथ वसूली ना हो, जो पार्टी सरकार में है वो डराकर धमकाकर पैसे वसूल करेगी और उसकी गोपनीयता बनी है। इसलिए जब कांग्रेस प्रतिपक्ष में है वो सरकार में आएगी तो बदला लेगी कि अंबानी ने अडानी ने बीजेपी को बहुत पैसा दिया था, अब हम सरकार में आए तो हम उनका गला दबाएंगे। तो ये एक डर
कॉर्पोरेट सेक्टर में होगा, लेकिन इस डर की वजह से नाम गोपनीय रखे जाएं ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे फिर चौंध वसूली होगी और उन दलों का एक तरह से ये हस्तक्षेप बढ़ेगा। चुनावी मामले में अपने हिसाब से वो नीतियां बनवाएंगे सरकार से, और ये पता चलेगा कि अडानी के लिए आप काम कर रहे हैं, अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, टाटा के लिए सरकारें काम कर रही है। तो इसमें कोर्ट का फैसला पारदर्शिता लाने की तरफ एक बड़ा कदम है, और सरकार को चाहिए कि जो कोर्ट ने शंकाएं प्रकट की है उसका निदान करे, उसका निराकरण करे और उसके हिसाब से नई पॉलिसी लेकर आए, ताकि भारतीय चुनाव ठीक हो। आपकी इस पर टिप्पणी रघु जी। इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून बना था, ये कानून निस्संदेह इसी प्रकार से, इसी भावना से बना जो आपने कभी कहा। दरअसल पहले कांग्रेस के जमाने में कानून बना था इलेक्टोरल ट्रस्ट का कानून जी, और जो कंपनीज थी उन कंपनी का एक हिस्सा उस पर इलेक्टोरल ट्रस्ट पे वो अपने दे सकते थे, मुनाफे का हिस्सा, और उस पैसे को जिसको चाहे वो दे सकते थे। उस पर खतरा ये था कि लोग उसको लगता था कि अगर हम पैसा दे रहे हैं तो कल दूसरी पार्टी आके उससे बदला लेगी। बिल्कुल। मेरा कहना यह है कि भाई यहाँ पे पार्टियों के जो लोग हैं या राजनीतिक दलों के जो लोग हैं, ये आप कारपोरेट से या कंपनी से चंदा क्यों लेते हैं? बिल्कुल। हम जनता के पैसे से, जनता के सहयोग से क्यों नहीं काम कर सकते? अगर हम लोग देखें कि जो हमारा पहला आम चुनाव देश का हुआ 1952 में, तो 52 के चुनाव से लेकर के और इतने वर्षों आता है, करीब के मोटा मोटी तौर पर 30-35 सालों तक इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं था। कुछ चंदा किसी को देना होता था, कोई लोग दे भी देते थे अपने लोग किसी लेते हुए। अरे हम तो कोई बात की जो बड़ी खुशी है, इस पूरी सूची में हमारा कहीं नाम नहीं है, हमारी पार्टी का कहीं नाम नहीं है। हमने ना कभी किसी से पैसा लिया है, ना किसी के पास जाते हैं, और जो बनता है अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी साइड से करते हैं। तो अगर राजनीतिक दल भी ये फैसला करें कि भाई हमको पूंजीपति से पैसा नहीं लेना है, क्योंकि आप जब पूंजीपति से पैसा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर दबाव पड़ेगा, और उस दबाव का एक प्रभाव पड़ेगा, वो नीतियों पर पड़ेगा। मैं एक घटना आपको सुना देता हूँ जी, कि जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे और चुनाव होने की नौबत आई, तो उनके पास मिलने के टाटा साहब गए थे, और टाटा उनके घर पे गए, उन्होंने एक अटैची उनके आप घर पे छोड़ के चले आए। उन्होंने अपने सिक्योरिटी से कहा कि जाओ इसको वापस करके आओ, ये वो शायद भूल गए। तो वो लौट के आए, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें हम आपको चुनाव में कुछ सहयोग करना चाहते हैं और हमें आपसे कोई काम नहीं लेना। तो चौधरी चरण सिंह ने उसे कहा था कि देखिए, आप हमसे काम लेना है कि कहें या ना कहें, परंतु मैं अगर आपसे पैसा लूंगा तो मेरा सिर आपके सामने झुका रहेगा। बिल्कुल। तो इसलिए जब भी आप पैसा लेंगे, वो पैसा आप गोपनीय ढंग से ले, खुले ढंग से ले, परंतु आपको देने वाले के सामने आप झुकेंगे। मेरा कहना है कि आप राजनीतिक दलों को इस पर सोचना चाहिए कि हम जनता की राजनीति जनता के सहयोग से करें। जो लोकतंत्र का अर्थ है कि डेमोक्रेसी फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, तो फिर हमें जनता के ही सहारे से राजनीति का काम करना चाहिए, जनता के सहयोग से करना चाहिए, और कंपनी और व्यापार वालों से हमें पैसा लेके ना अपने हाथ गंदे करना चाहिए, ना नीतियों को काला करना चाहिए, और ना इस देश की राजनीति को बिगाड़ना चाहिए। बिल्कुल। आपने शुरू में बात कही थी कि अंबेडकर साहब ने कहा था कि कानून कैसा भी हो पर उसके बनाने वालों पे, चलाने वालों के ऊपर निर्भर करता है, और ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी कही थी। ये ठीक बात है, परंतु मेरा कहना यह है कि कानून भी अगर इतना बुरा है तो फिर कितनी अच्छा चलाने वाला हो वो कानून के लिए क्या कर सकता है? बिल्कुल। कानून के लिए भी अच्छा होना चाहिए, और कानून को चलाने वाले व्यक्ति को भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। दोनों को अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। कानून भी खराब है और कानून चलाने वालों के बारे में तो हमें कुछ कहना नहीं है, उसका फैसला तो जनता करेगी, भविष्य में करेगी। बिल्कुल। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये फैसला बहुत सामयिक है, इसकी आवश्यकता थी, और भारतीय राजनीति के लिए काले धन से मुक्त करने के लिए, भारतीय राजनीति के, भारत की देश की संपत्ति को लोगों को देने के लिए, बचाने के लिए, भारतीय राजनीति के फैसलों को पैसे से बचाने के लिए एक जो निर्णय आया है, ये निर्णय बहुत ही सामयिक और उचित निर्णय है। बिल्कुल। और इसके साथ सभी को देना चाहिए। बिल्कुल। रघु जी, मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, क्यों ना सभी दल इस बात पर एक राय बनाएं कि हम चंदा नहीं लेंगे और चुनाव का सारा प्रचार का जिम्मा चुनाव आयोग के पास रहेगा। सिर्फ प्रत्याशी फॉर्म, यही मैं कह रहा हूं आपसे, बिल्कुल, प्रत्याशी फॉर्म भरे और चुनाव के सारे काम आयोग करे और उसका कोई खर्चा ना हो। अगर ये हो जाए तो फिर चंदे की बात ही नहीं रहेगी। जी। हमने प्रस्ताव भी दिया, हमने जो चुनाव आयोग को भी किया, और हमने जब ये स्टेट फंडिंग की बात आई तो उसका विरोध किया। बिल्कुल। स्टेट फंडिंग से काले धन का हल निकलने वाला मतलब नहीं ये है कि अगर पार्टियों की नीयत ठीक है, पार्टियों की, बीजेपी, कांग्रेस, सारे दलों की,
तो वो इस पर बात क्यों नहीं करते? चंदे को रोकने की तो बात करते हैं, वो दाएं बाएं से पैसे लेने की बात होती है। पैसे भी लेने पता भी ना चले। समय की कमी है, मैं रघु जी रोकूंगा और छोटी सी टिप्पणी दोनों साथियों से लूंगा। प्रिंस, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे 2-4 वाक्यों में? मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है काफ़ी माननीय है और काफ़ी सही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और जैसा कि रघु जी ने कहा, स्टेट फंडिंग के ऊपर और बात होनी चाहिए, जो मुझे लगता है बहुत सही चीज़ है। बिल्कुल। इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे, वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जब रिप्रेजेंटेटिव्स चुनाव लड़ते हैं तो उन पे एक कैप होता है कि आप 50 लाख 60 लाख से ऊपर का आप खर्चा नहीं कर सकते, पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर कोई कैप नहीं है। मुझे लगता है जिस दिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर कैप आ जाएगा, उस दिन चंदे की बात, गोपनीयता की बात, ये सारी बात चले जाएगी। और मुझे लगता है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कानून बनाने वाले कानून से बचने का रास्ता भी निकालते हैं। सही तो बात कुछ है। भी आप करेंगे रास्ता निकल आएगा। रघु जी, बहुत छोटी सी रघु जी, योगीराज जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी इस पर। नहीं, जैसा मैंने पहले ही कहा है कि जब तक इंसान जिंदा है ये देने और लेने की प्रवृत्ति बनी रहेगी जी। लेकिन जैसा रघु जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया चौधरी चरण सिंह जी का, ये इनिशिएटिव मैंने पहले इस दौर की बात में भी कहा कि ये इनिशिएटिव पॉलिटिकल पार्टीज को ही लेना पड़ेगा। ऐसे उदाहरण सेट करने पड़ेंगे, तब जाके इस प्रवृत्ति को थोड़ी सी लगाम लगाई जा कुल सकती मिलाकर चुनाव स्टेट फंडिंग से अगर होगा तो करप्शन बचेगा। हम राजनीति वालों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल दूध के धुले हो जाएं, लेकिन चुनाव आयोग अगर ये तय कर ले, सारी पार्टियां तय कर ले कि चुनाव आयोग ही चुनाव लड़ाएगा सबको, तो फिर ये चीज़ ना बांस, वो कहावत है कि ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। तो कुल मिलाकर सारा मामला पॉलिटिकल पार्टीज पर है। वो बातें तो बहुत करती हैं अच्छी, लेकिन काम उनके बहुत गड़बड़ है, इसलिए जनता को कम खराब चुनना पड़ता है। खराब सारे ही हैं। रघु जी, समय की बहुत कमी, आपके विचार जानने की इच्छा थी, लेकिन चर्चा को यहीं रोकेंगे। रघु जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। प्रिंस, आपका बहुत धन्यवाद। और योगीराज जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है। इस पूरे मामले में ये भी कहा जा रहा है कि एसबीआई को 9 करोड़ रुपए का एक तरह से इसमें मुनाफा भी हुआ है। इस पूरे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के चक्कर में जो पैसा एसबीआई के जरिए इधर उधर हुआ है, तो लाभ हुआ बैंक को, लेकिन चुनाव के जरिए इसमें दिक्कतें भी हैं, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया है। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।